मैं आज आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। भाई लाइव तो आया हूँ लेकिन क्या है कि चूँकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है, तो इस वजह से मुमकिन है कि अभी आप लोगों को मेरे वीडियोज़ देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। मुमकिन है कि मेरी आवाज़ सही ढंग से नहीं आ रही हो। ये भी मुमकिन है कि शायद मेरी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन इस यकीन के साथ मैं आया हूँ कि मैं अपने दोस्तों के बीच हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच हूँ, तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग उसे थोड़ा-सा तो मेरे साथ बर्दाश्त करेंगे। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग? आज पहली बार आप लोगों के साथ मैं रूबरू हूँ और आज आप लोगों को थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं या जो आपकी क्वेरीज़ हैं, मैं शायद उन्हें ठीक ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं अभी इस मामले में थोड़ा-सा कच्चा हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, तो पक्का भी हो जाऊँगा और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि मेरे साथ जुड़े हैं हितेश अ, अशपल जी, जिन्होंने नमस्ते किया है, बहुत-बहुत नमस्ते आपको भी। और मैं कैसा हूँ देखिए मैं तो जो भी हूँ, जैसा हूँ आपको नज़र आ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सही ढंग से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि मैं फ़िल्मों की बातें करूँ, एंटरटेनमेंट की बातें करूँ, तफ़रीह की बातें करूँ और आप ये भी जानते हैं कि गरचे सिनेमाया चैनल पे आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, लेकिन मेरे पीछे मेरे भाई विनोद विप्लव जी हैं, ये उनकी कोशिशें हैं। क्योंकि ये जो टेक्निकल नो हाउ होते हैं, इनसे ज़रा मैं नाबलद हूँ। तो मेरा काम है कि मैं आप लोगों के सामने फ़िल्मों की बातें, ख़ास तौर से रफ़ी साहब की बातें, उनसे जुड़ी हुई यादें, उनसे जुड़े हुए किस्से लेकर आपके सामने आ जाऊँ। और आप लोग चूँकि कमेंट तो करते थे मेरे वीडियोज़ पे, लेकिन चूँकि वो कमेंट रू-ब-रू नहीं होता था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद कहीं न कहीं कुछ छूट रहा है, कोई कमी-सी है। तो क्यों ऐसा करें कि मैं लाइव आना शुरू कर दूँ ताकि आप लोग मुझे लाइव देख सकें और लाइव देखते हुए अपनी बातें कर सकें। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इस वक़्त भी मुझे आपकी मदद चाहिए होगी हितेश भाई। अ, आप चेन्नई से हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप चेन्नई से हैं, रफ़ी साहब के चाहने वाले न सिर्फ़ ये कि चेन्नई से बल्कि बॉम्बे से, कलकत्ता से हिंदुस्तान के हर शहर से बल्कि यूँ कह लीजिए कि दुनिया के हर गोशे से। मेरी नज़र में ऐसा कोई भी गोशा नहीं है पूरी दुनिया में कि जहाँ पे रफ़ी साहब के चाहने वाले, उनके परस्तार, उनके प्यार करने वाले नहीं हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और देखा जाए तो हम सब जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, एक तरह से एक ऐसे अनदेखे डोर में बंधे हुए हैं कि हमारा एक-दूसरे से रिश्ता है, एक भाईचारा है। हम सब रफ़ियन हैं और रफ़ी साहब के हवाले से हम सब एक-दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। अ, भई ऐसा है कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ एक और कलीम साहब जुड़े हैं इंडिया से। कलीम साहब आपको भी बहुत-बहुत सलाम है मेरा और ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है कि जब मैं आज आप लोगों के रूबरू, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। रफ़ी साहब का कोई वाक़या जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो हमेशा रफ़ी साहब की बातें करता ही रहता हूँ। लेकिन लुत्फ़ तो इस बात में भी है ना कि हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे चाहने वाले हैं, जिनके पास रफ़ी साहब की बातें बहुत ज़्यादा हैं, जो रफ़ी साहब से काफ़ी ज़माने से जुड़े हुए थे और उनके पास जो कहानियाँ हैं, वो भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, जिसकी खबर या जिनकी खुशबू तो भई मुझ तक भी नहीं पहुँची है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप तमाम लोगों में से कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास रफ़ी साहब से जुड़ी हुई कोई बात हो, कोई याद हो, उसे ज़रूर अपने कमेंट में शेयर कीजिएगा। ऐसे भी अहबाब हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के बहुत सारे शोज़ देखे, रफ़ी साहब को आमने-सामने से देखा, तो ऐसे लोग तो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। क्योंकि एक ज़माना था कि 95 में मैं एक प्रोग्राम किया करता था, नज़राना के नाम से और इसमें मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे 2 लोगों को अवार्ड भी दिया करता था और हमारे प्रोग्राम का ये कॉन्सेप्ट होता था कि वो जिन्होंने रफ़ी साहब को देखा, छुआ या महसूस किया। तो मैं कोशिश करता था कि वो लोग जिन्होंने रफ़ी साहब को बरफ़ से नफ़ीस देखा है, उनसे बातें की या उनके साथ किसी रिकॉर्डिंग में रहे हैं, तो मैं उन लोगों को लेकर अपने प्रोग्राम में आऊँ। और कई साल तक ये सिलसिला चला। फिर ये हुआ कि थोड़े हालात बदले, कुछ दूसरी मसरूफ़ियात हो गईं और मुझे
इसलिए भी ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ा कि वो प्रोग्राम मैं कलकत्ता से करता था, लेकिन फिर उसके बाद शहर भी बदला। आजकल मैं हैदराबाद में ज़्यादा रहता हूँ। ये और बात है कि इस वक़्त मैं आप लोगों से अपने शहर कलकत्ता से मुख़ातिब हूँ। हमारे कलीम भाई ने कहा है कि भाई मैं रफ़ी साहब के साथ, साथ-साथ आपका भी बहुत बड़ा परस्तार हूँ। कलीम भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो इज़्ज़त मिल रही है, ये जो मोहब्बत मिल रही है, ये तो रफ़ी साहब के हवाले से ही मिल रही है। वरना मैं क्या, मेरी बिसात क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं कहूँ कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि रफ़ी साहब की हैसियत एक पारस पत्थर की थी। आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा कि पारस पत्थर की ख़ासियत होती है कि जो भी उस चीज़ से मस करता है, वो सोना बन जाता है ना? एक राजा की भी कहानी थी कि वो उसे शौक था कि उसे पारस पत्थर मिल गया, तो हर चीज़ को वो छू-छू कर सोना बना रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे को भी उस पारस पत्थर से मस कर दिया और उसका बेटा भी सोने का बन गया। तो कहीं न कहीं रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी, वो भी एक ऐसे पारस पत्थर की तरह थी कि जिसने भी उसे छू लिया, वो सोना बन गया। अब भला बताइए ना, मैं क्या, मेरी क्या बिसात है? लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, बातें करते हैं और हम जब बातें करते हैं तो फिर रफ़ी साहब की बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये जो रिश्ता बना है हमारा दुनिया भर के लोगों से, इसके पीछे अगर कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। और मैं रफ़ी साहब के बारे में तो एक ही बात कहूँगा कि ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया, कोई जोड़ नहीं बनाया। हमारे रफ़ी साहब भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जिस तरह से एक चाँद है, एक सूरज है, एक ज़मीन है, वैसे ही तो हमारे रफ़ी साहब थे। और मैंने कभी कहा था कि एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज और नग़मों का खुदा एक रफ़ी, तुझसे पहले न तेरे बाद कोई, अगर कोई है तो फ़क़त एक रफ़ी। तो मेरी इस बात से आप तमाम लोग जो भी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सहमत होंगे कि रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी वो वाक़ई एक हीरे जैसी थी, जिसकी चमक से पूरी इंडस्ट्री आज तक रोशन है। और न सिर्फ़ ये कि संगीत की दुनिया रोशन है, बल्कि आप देखिए ना, रफ़ी साहब के जाने के 43 इयर्स के बाद भी हम लोग रफ़ी साहब को याद करते हैं, उनके लिए आँखें नम हो जाती हैं। आज भी जब उन्हें याद करते हैं तो एक बात जो होठों पे बेसाख्ता आ जाती है कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे, अब दामन भी होते हैं। तो आज रफ़ी साहब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम आँखें खोलते हैं तो रफ़ी साहब को सुनते हैं, आँखें बंद करते हैं तो रफ़ी साहब को सुनकर ही अपनी आँखें बंद करते हैं। गोया जिस तरह से इंसान के लिए साँस लेना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कहीं न कहीं रफ़ी साहब की बातें, रफ़ी साहब की यादें, उनके नग़्मे, ये हम लोगों से इतना ज़्यादा हमारे अंदर उतर चुके हैं कि हम चाह के भी उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और बताऊँ कि हमारे रफ़ी साहब के परस्तारों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो 60 प्लस हैं। 60, 62, 65, 67 यहाँ तक कि 85 इयर्स तक के लोग, बल्कि 87 इयर्स के लोग भी रफ़ी साहब के परस्तार हैं। उनसे भी मेरी बात होती है और जो खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता आपसे। और ख़ास तौर से जब आज की जनरेशन 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे वो रफ़ी साहब की न सिर्फ़ ये कि बातें करते हैं, बल्कि रफ़ी साहब के गाने गाते हैं। और उस वक़्त तो और भी ज़्यादा हैरत होती है कि जब छोटे-छोटे मासूम बच्चे 6 साल, 7 साल के, वो रफ़ी साहब के गाने अपनी मधुर आवाज़ में बहुत अपने अंदाज़ में गाते हैं, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बहुत वायरल भी हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक बहुत ही ज़ईफ़ आदमी जो कानों पे कारमा रेडियो लगाकर रफ़ी साहब के गाने सुन रहा है। तो इतना ही कहूँगा कि इस इश्क के हाथों से हरगिज़ ना मफ़र देखा, उतनी ही बढ़ी हसरत जितना कि उधर देखा। रफ़ी साहब के गाने अगर एक बार आप सुनना शुरू करें ना, 2-3 का 4 गाने गाने के सुनने के बाद फिर आपका दिल चाहेगा थोड़ा और सुनें, थोड़ा और सुनें और इस तरह से फिर आप एक ऐसे ख़्याल में डूब जाते हैं, एक ऐसी मदहोशी में डूब जाते हैं कि आप कितने गाने सुन चुके हैं और कितने गाने सुनना चाहते हैं, खुद आपको खबर नहीं रहती।
तो ये थे हमारे रफ़ी साहब। और मुझे इंतज़ार है थोड़ा बहुत आपके कमेंट का भी, मैंने देखा हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। सबिहा बिल्किस जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अ, नसीम साहब, आपसे अच्छा रफ़ी साहब के बारे में कोई सच्चाई नहीं बताता। मेरी कोशिश है सबिहा जी, बस ये मेरी मोहब्बत है और मैं कुछ नहीं करता, बस रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि मुझे नसीम की बजाय जावेद कहें, क्योंकि जावेद मेरा फर्स्ट नेम है, नसीम मेरा सरनेम है। तो नसीम मेरे फ़ादर का नाम था, मेरे वालिद साहब का नाम था। उस हवाले से मेरा नाम जावेद नसीम है। मेरी शख़्सी एतबार से जो शनाख्त है, वो जावेद की हैसियत से है। कलीम साहब ने फरमाया कि आप भी एक शख़्सियत हैं ही नहीं, एक संस्था है। बहुत-बहुत आपका एहसान और शुक्रिया मैं मानता हूँ कि आप लोग इतने प्यारे अल्फ़ाज़ में मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दे रहे हैं और मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि मैं तो ज़र्रा हूँ। इस ज़र्रे को अगर रोशनी मिल रही है, तो ये रोशनी उसी सूरज की मिल रही है, उसी सूरज की किरण से मिल रही है, जिसने संगीत की दुनिया को महका रखा है। आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए। आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रहेगा ही है। अजीब-अजीब बातें लोग करते हैं रफ़ी साहब के बारे में। और अभी जब से ये एक टूल आया है, एक एप्लीकेशन आया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा। गर्चे हमारे चाहने वाले जो रफ़ी साहब के परस्तार हैं, वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता जो मैं उजागर करना चाहता हूँ कि उस मोहब्बत के इज़हार में श्रद्धा होनी चाहिए, हमाकत नहीं होनी चाहिए, मज़ाक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर हमारे जो चाहने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो क्या करते हैं कि रफ़ी साहब तरह-तरह से वो कभी पगड़ी बाँध देते हैं, कभी उनके होठों पे लिपस्टिक लगा देते हैं, कभी उनके गालों को सुर्ख़ कर देते हैं, कभी कुछ अजीब-अजीब से लिबास पहना देते हैं। रफ़ी साहब जो हैं, जैसे हैं, हमें क़बूल है और हम उनसे वैसी ही मोहब्बत करते हैं, जैसे वो हैं। उन्हें बनाने की, सँवारने की, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो उन्हें अल्लाह ताला ने, खुदा ने बना के सँवार के भेजा था। अब आप देखिए ना, अगर आप मोहम्मद रफ़ी कहना चाहें या सिर्फ़ रफ़ी कहना चाहें, तो आपकी ज़ुबान शायद बंद होने लगेगी। आपकी ज़ुबान में लुकनत पैदा हो जाएगी। आप सिर्फ़ उनका नाम नहीं ले पाएँगे, जब तक कि आप उनके नाम के साथ साहब ना लगा दें। तो ये जो लफ्ज़ साहब है, ये तो इज़्ज़त का प्रतीक है ना, श्रद्धा का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। तो ऊपर वाले ने तो रफ़ी साहब के नाम के साथ ही साहब लगा दिया, तो इससे ज़्यादा रफ़ी साहब को कोई और क्या सजा सकता है? कोई क्या सँवार सकता है? अगर मैंने गलत कहा या मेरी बातें कुछ गलत लग रही हैं, तो कमेंट में मुझे आपकी राय ज़रूर चाहिए होगी। मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ, ये कमेंट में हमारे भाइयों ने क्या कमेंट किया है। हितेश जी, सर मैं आपको फ़ोन भी करता हूँ। जी, 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 हितेश जी, मुझे याद है आप मुझे फ़ोन भी करते हैं। और सबिहा जी, रफ़ी साहब के सच्चे चाहने वाले हैं। जी, बिल्कुल। और इस बात पे मुझे फ़ख्र है सबिहा जी कि मैं रफ़ी साहब का एक परस्तार हूँ, सच्चा हूँ या झूठा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों चाहने वालों के दरमियान कहीं न कहीं मैं भी एक छोटा-सा ज़र्रा हूँ। बस जो मैं भी रफ़ी साहब की मोहब्बत को अपने दिल में लिए, अपने कॉज़ में आगे बढ़ रहा हूँ। अब जब बात आई कॉज़ की, तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल रफ़ी साहब की 100वीं जन्मदिन है, जन्मतिथि है। और एक कोशिश हमारी चल रही है जिसमें हमारे साथ और भी हमारे कुछ मेहरबान जुड़े हुए हैं। और ये कोशिश इस बात की है कि अब तक रफ़ी साहब को जिस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, मेरी मुराद भारत रत्न से है। अब वक़्त आ गया है कि इस मौके पे रफ़ी साहब को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाज़ा जाए। अगर सच पूछिए तो रफ़ी साहब के लिए इस अवार्ड की क्या बहुत है? रफ़ी साहब को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो तो इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन रफ़ी साहब के लिए उनके नाम से जुड़ा हुआ भारत रत्न जो चाहिए, वो रफ़ी साहब के चाहने वालों को चाहिए। कहीं न कहीं हमारे उस जज़्बे की तस्कीन चाहिए कि रफ़ी साहब ने जिस तरह से अब इस देश के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, रफ़ी साहब ने जो कुछ किया है इस देश के लिए, उसे सरकार माने, उसकी सराहना करे और सराहना करने के रूप में रफ़ी साहब को
हमारी सरकार भारत रत्न के अवार्ड से ज़रूर नवाज़े। बड़ा ही अफ़सोस होता है कि जब हम लोग रफ़ी साहब के पूरे करियर को देखते हैं, उनके कारकर्दगियों को देखते हैं, तो बड़ा अफ़सोस होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली रफ़ी साहब से बहुत पीछे हैं, हर तरह से। चाहे वो काम के एतबार से हो या अपने योगदान के हिसाब से हो, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हो या अपनी देशभक्ति के हिसाब से हो। लेकिन ऐसे लोगों को भी भारत रत्न के अवार्ड से नवाज़ा गया, तो फिर रफ़ी साहब ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है कि अब तक हमारी सरकार ने भारत रत्न के अवार्ड से उन्हें नवाज़ने के बारे में नहीं सोचा। ये मुझे लगता है कि बहुत पहले कांग्रेस के दौर में ही रफ़ी साहब को ये अवार्ड मिल जाना चाहिए था। लेकिन कितनी अजीब-सी बात है कि 1967 में रफ़ी साहब को सिर्फ़ एक पद्मश्री के अवार्ड से नवाज़ा गया और पद्मश्री के अवार्ड से नवाज़े जाने के बाद फिर सरकार की तरफ से कभी भी उन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण इस तरह के अवार्ड की कभी आवाज़ ही नहीं उठी, बात ही नहीं हुई। और भारत रत्न तो ख़ैर हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। ऐसे में लगता है कि कहीं हम लोग क्या कुछ बहुत ज़्यादा की माँग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम सच्चाई की तरफ आकर देखते हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड तक रफ़ी साहब के हिस्से में नहीं आया। मैंने पिछले वीडियो में एक पूरी कंप्लीट 53 सालों की लिस्ट प्रेज़ेंट किया था कि 1969 में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी और पहले साल जब देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाज़ा गया था, उस वक़्त से लेकर अब तक ऐसे लोग हैं उस लिस्ट में शामिल कि जिन पे रफ़ी साहब के एहसान, ऐसे कई नाम हैं और ऐसे भी लोग हैं जो रफ़ी साहब के पीछे हाथ बाँधे खड़े नज़र आते थे। ऐसे-ऐसे लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड जब दिया गया, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड देने वालों के ज़हन में रफ़ी साहब का नाम क्यों नहीं आता या क्यों नहीं आया? क्या ये किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी, किसी तरह की कोई फीलिंग है? क्या वजह है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। मैं रफ़ी साहब से मोहब्बत करता हूँ। मैं रफ़ी साहब के लिए लड़ता हूँ और मैं रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर कोई शख्स जानना चाहे कि रफ़ी साहब की कारकर्दगियाँ क्या रही हैं संगीत के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, कंपोज़र्स के लिए और इस देश के लिए, तो कोई मुझसे आके बात करे। मैं वन ऑन वन बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बस कोई मुझे ये बता दे कि रफ़ी साहब को अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? दादा साहब फाल्के अवार्ड से के आगे अगर भारत रत्न की बात उनके बारे में सोची नहीं जा रही है, तो क्यों नहीं सोची जा रही? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, ऐसे अवार्ड्स का कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। हम जब किसी चीज़ की प्राप्ति करते हैं, उसे हासिल करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं। जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, हम उसे फुलफिल करते हैं। तब जाकर हमारे हाथों में वो कामयाबी आती है, वो सर्टिफ़िकेट आता है, वो अवार्ड आता है। तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है या भारत रत्न अवार्ड है, इसे पाने के लिए ऐसी कौन-सी एलिजिबिलिटी है जिसको रफ़ी साहब फुलफिल नहीं करते? नहीं करते, तो एक बार वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए और अगर करते हैं, तब तो फिर रफ़ी साहब के नाम से वो अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि हम जैसे चाहने वाले कम से कम इस बात के लिए खुश हो लें कि हमारे देश में आज भी संगीत का झंडा ऊँचा है, फनकारों का झंडा ऊँचा है और हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे ऐवान हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, वो फनकारों की कदर करना जानते हैं। हमारे देश में कदरदानी है, हमारा देश अपने फनकारों की कदर करना जानता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये डिमांड कुछ ज़्यादा तो नहीं है। आप लोग बताइएगा और अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं तो चाहूँगा कि आप तमाम लोग आहिस्ता-आहिस्ता मेरे इस कॉज़ में जुड़ें। अपनी तरफ से भी आवाज़ बुलंद करें ना। अगर आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी तो वो आवाज़ तो और ज़्यादा मज़बूत होगी और मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ ऐवान हुकूमत तक जाए। उन लोगों के कानों तक जाए जो इस अवार्ड को देने के अहल हैं, जिनके हाथों में ये अथॉरिटी है दादा साहब फाल्के या भारत रत्न देने की, ताकि वो इस पहलू पे सोचें कि जो अब तक नहीं हुआ, अब होना चाहिए। ये तो थी आज की कहानी, आज की बात क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो बहुत सारे दर्द और भी छलक जाएँगे।
तो बस ये चूँकि आज पहली मुलाकात है, पहली दफ़ा हम और आप आमने-सामने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं अपनी बात का, क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबिहा बिल्किस साहबा का कि उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मैं आपके तमाम कमेंट्स को न सिर्फ़ ही का पढ़ूँगा बल्कि मैं आपको जवाब भी दूँगा। और बड़ी खुशी होती है कि जब आप जैसे चाहने वाले रफ़ी साहब की बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके नग़्मे सुनते हैं क्योंकि जब जब तक आप जैसे चाहने वाले और हम जैसे दीवाने मौजूद हैं, रफ़ी साहब के नाम को कभी भी ना तो छुपाया जा सकता है, ना दबाया जा सकता है। मिटाने की बात तो एक ख़्वाब है, एक सपना है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात को यहीं तक महदूद रखना चाहिए और इससे पहले कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर होने लगें, मुझे रुख़्सत लेना चाहिए। लेकिन रुख़्सत लेने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा कि जब कभी मैं लाइव आऊँ, तो आप लोग थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर मुझसे जुड़ जाया करें। ये जो लुत्फ़ आ रहा है ना आप लोगों के कमेंट करने का, मेरे पढ़ने का, ये एक अलग ही लुत्फ़ है इसका। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जिन लोगों के पास में अपनी कोई राय है या कोई शिकायत है या कोई कहानी है, तो हमारे साथ शेयर करें क्योंकि आपको ये मौका मिला है कि अब आप भी हमारे साथ जुड़कर स्क्रीन पे अपने कमेंट्स के साथ लाइव नज़र आएँ। आपके कमेंट, आपके मशवरे या आपकी कंप्लेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ये लाइव प्रोग्राम जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों को कैसा लगा और इसे और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ कि जिससे आप लोगों की दिलचस्पी इस प्रोग्राम के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाए। खुदा हाफ़िज़।